अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो जी क्लास, हम लोगों का आज चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 17। टाइटल है जिसका बायोटेक्नोलॉजी। टॉपिक है आज का हमारा बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। आज हम फर्मेंटेशन को बायोटेक्नोलॉजी के सेंस में डिस्कस करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के सेंस में आप कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फ्रेश कल्चर है या मैस कल्चर जब आप यूटिलाइज करते हुए कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो एक्चुअली फर्मेंटर के अंदर, तो वो आपका डेफिनेशन है फर्मेंटेशन की किसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी में। वैसे तो फर्मेंटेशन को सिंपली तो हम क्या बोलते हैं कि दैट इज़ इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के सेंस के अंदर आप क्या कहोगे कि दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइक आप डिफरेंट जितने भी आपकी फर्मेंटेड फूड्स हैं, आपका जो एक ओल्ड कंसेप्ट था लाइक जिसमें डिफरेंट बेवरेजेस वगैरह आ रहे हैं, लाइक जैसे वाइन है, बियर है, या डेयरी प्रोडक्ट जिसमें चीज़ और योगर्ट वगैरह आ रहे हैं। तो ये तमाम वो फूड्स हैं आपकी, या इनसे भी कोई भी प्रोडक्ट आप पैदा कर सकते हैं फर्मेंटर के अंदर। आपने करना कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटर के अंदर ग्रो करेंगे एट क्या कहेंगे कॉन्टीन्यूसली और वेरी रैपिडली विग्रस रेट, और देन आप क्या करेंगे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और फर्मेंटर को ऑन करेंगे, तो आपका जो रॉ मटेरियल होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे फर्मेंटाइज करेंगे। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब फर्मेंटिंग पावर को कैप्चर करते हुए कोई भी प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे किसी भी लेवल पे जब प्रोड्यूस करते हैं, तो एक्चुअली हम डील कर रहे होते हैं फर्मेंटेशन इन सेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। होपफुली अंडरस्टैंड। तो आज का जो हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो जी एप्लीकेशन। हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो फर्मेंटेशन के एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है कंपोनेंट फर्मेंटेड फूड का। एप्लीकेशन हमारे पास दो हैं बेसिक हमारे पास एप्लीकेशन दो हैं, एक फर्मेंटेड फूड और दूसरे इंडस्ट्रियल फूड। फर्स्ट है फर्मेंटेड फूड और सेकंड है इंडस्ट्रियल फूड्स। तो पहले हम फर्मेंटेड फूड की डिफरेंट कैटेगरीज देख लेते हैं। फर्मेंटेड फूड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सीरियल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट और बेवरेज प्रोडक्ट। तो ये टोटल हमारे पास है 4 डिफरेंट हमारे फर्मेंटेड फूड्स को हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। फर्मेंटेड फूड की सबसे बड़ी जो फर्मेंटेड फूड के कुछ करैक्टर हैं। फर्मेंटेड फूड्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रखती होंगी और बड़ी इजीली डाइजेस्टिबल होंगी और टेस्टियर होंगी। अच्छा टेस्ट होगा, डाइजेस्टिबल इजीली हो जाएंगी और रिच कंटेंट रखेंगी न्यूट्रिएंट का। तो ये फर्मेंटेड फूड का एक मतलब 3 जो है आपने ये सिग्निफिकेंट करैक्टर याद रखने हैं। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड को आपको क्या एडवांटेज होगा, आपका जो रेट होगा फूड को प्रिजर्व करने का वो लोअर हो जाएगा, मतलब रेफ्रिजरेशन की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। तो जी क्लास, हम पहले ज़रा फर्मेंटेड फूड की फर्स्ट कैटेगरी सीरियल प्रोडक्ट और सेकंड है डेयरी प्रोडक्ट ये डील कर लेते हैं। सीरियल प्रोडक्ट में जो बेसिक जो सबसे कॉमन हमारे पास आता है वो ब्रेड है। ब्रेड मीन रोटी, कॉमनेस्ट सीरियल प्रोडक्ट। अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि सबसे कॉमनेस्ट जो है बहुत ज़्यादा आम जो है आपके पास सीरियल प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो ब्रेड है। दूसरे नंबर पे जो आता है हमारे पास वो है व्हीट डो इज फर्मेंटेड बाय। जो व्हीट डो है उसे कैसे हम फर्मेंट करते हैं, बाय सेरिवसाई विद सम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस। व्हीट डो क्या है हमारे पास में, जो केक वगैरह आप बना रहे होते हैं तो उसकी जो लोअर बेस होती है वो जो आप बनाते हैं उसे व्हीट डो कहा जाता है। जो डार्क होती है, थोड़ी डेंसर होती है, डार्क
ग्रे कलर में। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास बेसिक दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक चीज़ आ रहा है, सेकंड योगर्ट आ रहा है। चीज़ जो है आप इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, आपके अंदर जो मिल्क है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन है लैक्टोजन। मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन है? लैक्टोजन। आप जब इस प्रोटीन को फ्रीज करते हैं, समझे, जब आप इस प्रोटीन को कोगुलेट करते हैं, तो जब आप इस प्रोटीन को कोगुलेट करते हैं तो आपका जो मिल्क का कंटेंट होता है वो वाटर कंटेंट दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो उससे आप कोगुलेटेड जो आपकी प्रोटीन है उससे आप चीज़ बना लेते हैं। उसके अलावा योगर्ट को कैसे, लैक्टिक एसिड, मतलब ये जो आपका मिल्क है उसमें आपका जो लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो लैक्टोज को क्या कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो एक्चुअली वो फिर आपके पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और उसके अंदर आपका मिल्क जो है वो योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जी क्लास, तो ये तो जो एप्लीकेशन था फर्मेंटेड फूड में, हमने फर्स्ट टू कैटेगरीज सीरियल प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट डिस्कस किए। नेक्स्ट जो नंबर 3 पे प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, वे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कैसे मतलब प्रिजर्व कर सकते हो। फर्मेंटेशन इज अप्लाइड अलोंग विद द सॉल्ट एंड एसिड्स टू प्रिजर्व फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पिकल्स। अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल या अपना अचार वगैरह ये बनाना चाहते हैं तो उसमें आप ये होता है कि आप सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा कर देते हैं, हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट कर देते हैं कि कोई भी माइक्रोब जो है उस पर अटैक नहीं कर सके, वो आपकी फूड प्रिजर्व हो जाती है। इसी तरीके से डिफरेंट वेजिटेबल को सॉल्ट वगैरह लगा के आप क्या कर लेते हो, बॉयल करके किसी तरीके से आप उसे ड्राई कर देते हैं और फिर उसे बाद में इन फ्यूचर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फ्रूट लाइक डिफरेंट फ्रूट्स का आप जैम वगैरह या मुरब्बा वगैरह बना लेते हैं, तो वो प्रिजर्व हो जाते हैं। उसमें आप शुगर कंटेंट इंक्रीज करके हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट करते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह जो है ब्रीड नहीं कर सके। तो ये तो था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आखिरी जो कैटेगरी है हमारे पास नंबर 4 पे फर्मेंटेड फूड का जो प्रोडक्ट है वो बेवरेज प्रोडक्ट है। बेवरेज प्रोडक्ट के अंदर सबसे कॉमन जो आ रहा है वो बियर है, ठीक है। बियर को आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बियर कैसे प्रोड्यूस होती है, आपके पास ये जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं आप इसे फर्दर जिसे आप क्या कर देते हो, मेल्टेड कर देते हो या ड्राइड कर देते हो इन पाउडर फॉर्म के अंदर। किसकी हेल्प से? यीस्ट की हेल्प से, जो कि एक फंगस है। तो जब आपका जो सीरियल ग्रेन है मेल्टेड फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, ड्राइड होने के बाद पाउडर की फॉर्म में आपके सामने आ जाता है यीस्ट के ज़रिए, तो उसे आप क्या कहते हैं, ये आपके पास बियर है। उसके बाद है वाइन। वाइन जो है आपके पास जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स जो आपके पास होते हैं आप डायरेक्टली उसकी फर्मेंटेशन से उसका डायरेक्ट जो नेक्टर जो है फर्मेंटाइज प्रोसेस के ज़रिए लेते हैं, वो है वाइन। तो जी क्लास, बेवरेज प्रोडक्ट के अंदर बियर और वाइन, और इसी तरीके से आपका जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उसमें फ्रूट्स में आप मैंगो या एप्पल कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल भी डिफरेंट हो सकती हैं, जूसी वेजिटेबल भी हो सकती हैं। इस तरीके से पिकल्स जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं और सॉल्ट ज़्यादा ऐड कर देते हैं ताकि उसे प्रिजर्व किया जा सके। तो जी क्लास, फर्मेंटेड प्रोडक्ट तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारे पास। ये ज़रा कमर्शियल लेवल पे, अगर आप हाई लेवल पे देखते हैं तो आपने बायोटेक्नोलॉजी का कैसे अप्लाई किया, तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट देखेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, जो कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के ज़रिए प्रोड्यूस किया। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने कौन सा यूज़ किया? एस्परजेलस, जो कि एक फंगस है। एस्परजेलस फंगस को यूज़ करते हुए आपने फॉर्मिक एसिड जो प्रोडक्ट बनाया वो आगे मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर आपको कहाँ हेल्प करता है? टेक्सटाइल डाइंग के अंदर। ये जो आपकी टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, कपड़े की जो मिल्स होती हैं, वहाँ पे ये जो डिफरेंट प्रिंट्स दिए जाते हैं,
आपके कपड़ों के ऊपर जो डिफरेंट डाइस यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेदर ट्रीटमेंट के अंदर जहाँ रॉ मटेरियल से लेदर बनाया जाता है, या फिर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जहाँ पे डिफरेंट मेटल्स की ओवर कोटिंग की जाती है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मिक एसिड को, या रबर की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। तो फॉर्मिक एसिड का यूज़ जो है आपको कहाँ कहाँ हेल्प करता है? टेक्सटाइल डाइंग नंबर 1, लेदर ट्रीटमेंट नंबर 2, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नंबर 3, रबर मैन्युफैक्चरिंग नंबर 4। तो इसके 4 एप्लीकेशन है आपके प्रोडक्ट के। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास एथेनॉल। एथेनॉल आपने कैसे प्रोड्यूस किया था? बाय यूजिंग सैक्रोमाइसीस, जो कि यीस्ट को कहा जाता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है, इससे आप सॉल्वेंट प्रोड्यूस करते हो, इसके अलावा विंगर प्रोड्यूस करते हैं, या डिफरेंट बेवरेज प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो लाइक वाइन या बियर वगैरह, वाइन वगैरह। उसके बाद थर्ड जो प्रोडक्ट है ना हमारे पास वो है ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल को भी सैक्रोमाइसीस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए प्रोड्यूस किया गया था, और ये भी अप्लाई हो रहा है सॉल्वेंट की प्रोडक्शन में, प्लास्टिक की प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक, ये जितना आपका मेकअप का सामान वगैरह है, या सोप इंडस्ट्री में, या प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, या जितना कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर स्वीटनर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। फिर से यूज़ कर देती हूँ, ग्लाइसरोल सॉल्वेंट की प्रोडक्शन में भी, जैसे कि डिश स्प्रेट वगैरह, प्लास्टिक की प्रोडक्शन में भी, कॉस्मेटिक के अंदर भी, सोप इंडस्ट्री के अंदर भी, प्रिंटिंग के अंदर भी, और स्वीटनर के तौर पे भी यूज़ हो रहा है। लास्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है एक्रालिक एसिड नंबर 4 पे, जो कि एक बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए, एक बैक्टीरिया की एक स्पीशीज दे रहा है, बैसिलस को यूज़ करते हुए तैयार किया गया था, और ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। तो जी क्लास, ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे हमारे पास। फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने 4 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देखे, फॉर्मिक एसिड, एथेनॉल, ग्लाइसरोल और एक्रालिक एसिड्स। फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस किया गया था एक फंगस जो एस्पारजेलस के जरिए, जो कि आगे टेक्सटाइल डाइंग, लेदर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रबर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रही है। एथेनॉल को प्रोड्यूस किया था सैक्रोमाइसीस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए, जो कि सॉल्वेंट प्रोडक्शन में और विनेगर में और बेवरेज में हेल्प कर रही है। और ग्लाइसरोल जो है वो हमने सैक्रोमाइसीस के जरिए प्रोड्यूस किया था, जो कि सॉल्वेंट प्रोडक्शन में, प्लास्टिक की प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक के अंदर, सोप इंडस्ट्री, प्रिंटिंग और स्वीटनर में यूज़ हो रहा है। लास्ट एक्रालिक एसिड, जो कि एक बैक्टीरिया की स्पीशी बैसिलस के जरिए प्रोड्यूस किया गया, जो कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। आखिरी टॉपिक है हमारा, बल्कि न्यू टॉपिक, और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर भी। तो एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का जो हार्ट है वो हमें पता है, वो है जी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो डेवलप हुआ था इन द मिड 1970s, जब साइंटिस्ट कोई डीएनए का कट और पेस्ट का मेथड पता चल गया था। जब साइंटिस्ट को आइडिया हो गया कि डीएनए को कट और पेस्ट किया जा सकता है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो तब उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग को काफ़ी डेवलप किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ताल्लुक है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जितना भी वर्क होता है सारा का सारा वो किस टेक्निक के अंडर होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपके पास एक जो डीएनए है उसमें फर्दर डीएनए का पीस एक और अगर ऐड कर दिया जाए तो वो डीएनए नहीं रहता, क्या बन जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिस टेक्निक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए अप्लाई हो रहा है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग डील करती है आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर आप जेनेटिक मटेरियल को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो या ऐड कर रहे हो या रिपेयर कर रहे हो तो इट मीन यू आर डीलिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। मकसद क्या था जेनेटिक इंजीनियरिंग का?
सबसे पहला मकसद ये आपने सेम टू सेम यही याद रखना है, अपनी तरफ से कोई भी ऐड नहीं करना। फर्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव था, मकसद क्या था इसका, आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन, किसी भी खास किस्म की जीन को होस्ट से अलग करना फॉर वेरियस पर्पस। डिफरेंट उसके टास्क हो सकते थे। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था जेनेटिक थेरेपी, मतलब जीन थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव डिसऑर्डर विद द हेल्प ऑफ जीन। तो उसके लिए हम जीन का एक सिंगल कॉपी लेंगे किसी भी होस्ट से और उसे उसकी फर्दर मल्टीपल जो है कॉन्टीन्यूस रेट पे डिफरेंट कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे किसी भी होस्ट के, डिफरेंट होस्ट के अंदर। उसके बाद नंबर 2 जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, नंबर 2 प्रोडक्शन है किस चीज़ की, पर्टिकुलर टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए की बेसिक 3 टाइप्स होती हैं, लाइक जैसे मैसेंजर आरएनए, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए, जैसे कि ट्रांसफर आरएनए। तो इन तमाम की जो प्रोडक्शन है, सबसे बड़ा मकसद था हमारा। दूसरा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को फॉर्म करना। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्रूवमेंट किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। आप जितने भी एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं या डिफरेंट ड्रग्स को जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक जो आपके केमिकल आपके कंपाउंड हैं, उसकी जब आप सिंथेसिस कर रहे हो तो उसमें फर्दर जो है आपने मॉडिफिकेशन करनी है। ये इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। नंबर 4 जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव था वो था प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट। आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करने थे, हैविंग पर्टिकुलर डिज़ायरेबल करैक्टर। जिस टाइप के करैक्टर आप डिमांड कर रहे थे कि किसी प्लांट में मोर अट्रैक्टिव फ्लावर हो या मोर फूड हो या उसका लाइफ स्पैन क्या हो, शॉर्ट हो बट उसका ग्रोथ रेट क्या हो, ज़्यादा हो, तो इस तरह के डिफरेंट जो आपके डिज़ायर इफेक्ट थे, जो आप चाह रहे थे कि प्लांट जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से ही अब उसके लीव के अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके लिए ट्रांसजेनिक प्लांट आपने प्रोड्यूस कर सकें, ये सबसे बड़ा मकसद था आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का। आखिरी, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन हायर एनिमल। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें जो जेनेटिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, जेनेटिक म्यूटेशन जो आ रही है उसकी रेट को कंट्रोल करने के लिए आप उसको जेनेटिक थेरेपी उसकी कैसे कर सकेंगे, या डीएनए की जो मॉडिफिकेशन है इसके लिए आपने क्या किया, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आप डीएनए को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहे हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, या आप उसको रिमूव कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं या उसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहोगे। और उसके 5 बड़े फंडामेंटल से ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए कि आपने नंबर 1 आपने आइसोलेट करना है पर्टिकुलर जीन को फॉर वेरियस पर्पस लाइक जीन थेरेपी, या आपने प्रोडक्शन करनी है पर्टिकुलर आरएनए की और प्रोटीन की, या आपने इम्प्रूव करना है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम ड्रग या इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, या आपने आपने प्रोडक्शन करनी है वैरायटीज ऑफ प्लांट हैविंग पर्टिकुलर डिज़ायरेबल करैक्टर, या फिर आपने ट्रीटमेंट करना है जेनेटिक डिफेक्ट का हायर एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग। तो जी क्लास, होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी हो आपकी तो प्लीज़ काइंडली कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।